हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था फोर्स। तो फोर्स क्या था, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ए पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज और चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन से आप क्या समझते हो? एन ऑब्जेक्ट कैन ईदर बी इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या थी? न्यूटन था। इसके अलावा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब दोनों होता है तो डायरेक्शन किधर होगी? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके। इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जितने भी फोर्स लग रहे हैं F1, F2, F3, F4, अगर नेट फोर्स जीरो है, यानी कि इन चारों फोर्सेस का जो सम है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फोर्स है ये सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर चाहे एन नंबर ऑफ फोर्सेस लगे बट वो एक भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो जीरो फोर्स लग रहा है ना। और जब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जिसमें कि जो सारे फोर्स लग रहे हैं उनका सम जीरो नहीं होता। लेट सपोज कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पे अगर एक फोर्स F इस साइड से लग रहा है और दूसरा फोर्स F2F इस साइड लग रहा है, तो बॉडी किधर मूव करेगी? इधर मूव करेगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा फोर्स, विच काइंड ऑफ फोर्स कॉजेज मोशन इन अ बॉडी? तो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। बैलेंस्ड फोर्स में कहां से होगा? जब बैलेंस्ड फोर्स इटसेल्फ जीरो हो जा रहा है तो वो कहां से वेलोसिटी चेंज करेगा या पोजीशन चेंज करेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स कॉजेज मोशन और चेंज इन पोजीशन। ओके, तो चलो अब आगे चलते हैं। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो इसका फर्स्ट लॉ की डिफिनीशन बहुत सिंपल है। इसको समझेंगे हम लोग बाद में, पहले डिफिनीशन एक बार पढ़ लो। यही डिफिनीशन है कि अ बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ये तो हो गया तुम्हारा एक डेफिनेशन जो तुम स्कूल में लिख सकते हो। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और गैलीलियोस लॉ भी बोलते हैं। ठीक है। अब आओ इसको समझते हैं क्या होता है। देखो, होता क्या है कि आपके पास एक बॉडी जब होती है, सपोज करो एक बॉडी है, ठीक है, और ये एकदम अपने ग्राउंड पे रखी हुई है, तो ये अपने आप तो मूव करने वाली नहीं है बेटा। अपने आप तो किसी हालत में मूव करने वाली नहीं है। या तो इसके अंदर कोई इंजन लगा हो तो वो भी फोर्स ही जनरेट करेगा। अगर हम एक नॉर्मल बॉडी की बात करें, सपोज करो ये एक ब्लॉक है, पत्थर का ब्लॉक है, तो अब क्या करोगे? आप इस पे फोर्स लगाओगे। जब आप फोर्स लगाओगे तो अगर फोर्स सफिशियंट होगा इसको हटाने के लिए, इसको मूव कराने के लिए, तो ये बॉडी मूव करेगी इस डायरेक्शन में। अदरवाइज क्या होगा? ये मूव नहीं करेगी। इसीलिए डिफिनीशन में लिखा है यहां पे आपको कि जो फोर्स होता है वो चेंज करता है या टेंड टू चेंज करता है, मतलब कि चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है स्टेट। ठीक, एक चीज ये हो गई। और एक चीज ये है बेटा कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर अब हमें इसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, मींस इंक्रीज करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम फोर्स अप्लाई करेंगे। और जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी वेलोसिटी सपोज करो कि v से बढ़ के 2v हो गई ना। तो ये क्या किया? यहां पे आपने फोर्स अप्लाई करके क्या किया? वेलोसिटी चेंज किया। इस केस में आपने इंक्रीज किया है। इसको रिवर्स कर दो कि 2v से चल रहा था, फोर्स लगाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो गया? v हो गया। ऐसे चलो यहां भी समझ लो। सपोज करो कि ये बॉडी जो है ये 2v की वेलोसिटी से चल रही है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस पे f फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? v। तो ये एक चीज हो गई। तो मतलब कि बॉडी पे आप फोर्स लगा के क्या कर सकते हो? या तो उसका स्टेट चेंज कर सकते हो, और बाकी तो मैंने बताया था कि शेप चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन चेंज करो या मैग्नीट्यूड चेंज करो, वो वेलोसिटी के चेंज में ही काउंट होगा। तो एक चीज तो यहां पे आपको ये मिल जाती है। लेकिन ऐसा है कि ये जो बॉडी है ये तो ठीक है कि मान लो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। रेस्ट वाला तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पे कोई बाहर का फोर्स ना लगाया जाए। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हो कि आप कोई बॉल ले लो या कोई खिलौना ले लो, उसको अगर आप पुश करते हो, सपोज करो ये कार है, आप पुश करते हो तो थोड़ी दूर बाद जाके वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस और मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और वो हमेशा मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना जान लो कि फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स होता है जो हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है और मोशन को अपोज करता है। लेकिन जब हम ये नियम बन रहा था तो उस टाइम पे गैलीलियो ने मतलब जब रिसर्च की थी तो उन्होंने कहा कि अगर ये एक आइडियल सरफेस हो, अगर ये एक आइडियल सरफेस हो और इस पे फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शनलेस हो, तब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, तो ये यू वेलोसिटी से मूव करता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। आप सपोज करो ना बेटा कि इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसको रोकने वाला सिर्फ एक चीज है, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये लगातार नहीं करते जाएगा मूवमेंट। अब आप समझो, अगर कोई खुरदुरी सरफेस हो या ग्राउंड हो, वहां पे एक आप बॉल को पुश करके छोड़ दो तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी, लेकिन उसी बॉल को अगर आप टाइल्स पे ले जाके छोड़ो तो वो थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, रुक तो जाएगी अल्टीमेटली। और उसी टाइल्स पे अगर पानी गिरा हो या ग्रीस गिरा हो, तब आप करोगे तो वो थोड़ी और दूर जाएगी। बेसिकली पानी, ग्रीस और टाइल्स क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को कम कर रहा है। तो जब फ्रिक्शन कम होगा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगी, क्योंकि उसको रोकने वाला जो एलिमेंट है वो नहीं आ रहा है काम में, वो कम हो जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है बेटा तो मूवमेंट होती रहेगी। तो यही न्यूटन का पहला नियम है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये मेंशन करना मत भूलना, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन करता ही रहेगा। आइडियल केस है ये, क्योंकि रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है। जो नियम बनाया गया है ये आइडियल सिचुएशन के लिए है। तो क्या होगा कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप क्या क्या कर सकते हो, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हो, आप वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब वो शेप साइज और वो बाद में, उसको छोड़ दो अभी के लिए। अच्छा, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं या गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं, पहले तो गैलीलियोस लॉ क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन थी वो गैलीलियो ने रखी थी। गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था जिसको बाद में न्यूटन ने स्टडी किया और उसके बेसिस पे उन्होंने इस नियम को फॉर्मुलेट किया। ठीक है, तो अब इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया तो हो गया, इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया को बेटा हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो भी देख ले, जड़त्व। इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना जो भी स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन। अब जब भी स्टेट ऑफ मोशन बोलूंगा तो उसका दो मतलब होगा, या तो वो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, रेस्ट भी एक स्टेट ऑफ मोशन है, मतलब मोशन की एक अवस्था है ना, कि गाड़ी चल रही है तो चल रही है, रुक गई तो वो भी तो एक अवस्था है ना कि गाड़ी रुकी। तो ठीक है, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपोज करती है एनी चेंज, कोई भी चेंज उसकी पोजीशन में या उसकी जो मतलब सिचुएशन है, जो उसका स्टेट है, उसमें वो कोई चेंज होने का अपोज करती है। जैसे कि आप समझो, अगर ये एक बड़ा सा बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, सपोज करो ये 100 kg का है। अब आप इस पे अगर अकेले फोर्स लगा रहे हो तो ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? फोर्स सफिशिएंट नहीं है। फोर्स सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। अभी हम उसको आगे समझेंगे, इनर्शिया क्यों ज्यादा होता है, कैसे ज्यादा होता है, बट अभी के लिए आप ये समझो कि इसका फोर्स ज्यादा है। दो लोग फोर्स लगाए तब भी नहीं मूव किया, क्योंकि अभी भी ये जो टोटल फोर्स है इसके इनर्शिया से कम है, मतलब ये रोक ले रहा है। लेकिन जब चार लोग फोर्स लगाए तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट खिसकने लगा अपनी जगह से। दैट मीन्स कि अब जो फोर्स है वो उसके इनर्शिया को ओवरकम कर जा रहा है, मतलब उसके इनर्शिया से ज्यादा हो जा रहा है। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपोज करता है टू एनी चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो कि अब इसकी डेफिनेशन आप यहां से पढ़ लो। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली ये जो भी कर रहा है, अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में बॉडी रहना चाहती है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है। इसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। और हम क्या करते हैं? हम फोर्स लगा के क्या करते हैं?
आप सोचो ना, ये अपनी जो भी स्टेट ऑफ मोशन है उसको कंटिन्यू करना चाहती है और हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। कैसा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। तो इसीलिए हमने मेंशन किया है यहां पे फर्स्ट लॉ में कि ए बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या हो गया? ये इनर्शिया ही तो है यहां तक। ए बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यही तो इनर्शिया है ना। टेंडेंसी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन ईदर ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग a straight line unless acted upon by some external force. That is why this law is called as law of inertia or Galileo's law of inertia. So you have got the explanation, okay? अब आगे चलते हैं। देखो, in other words, inertia is the property of an object which resists any change in its state of motion. मैंने पहले ही बोला है, whenever I quote the term state of motion, it will always indicate state of rest or of uniform motion along a straight line. अभी आपने बोला ना, इसके पहले मैंने जब एग्जांपल दिया तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैं बताऊंगा क्यों होता है। तो जो इनर्शिया होता है, इसको आप ऐसे डायरेक्टली किसी फॉर्मूले से मेजर नहीं कर सकते हो। अलग अलग बॉडीज का इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप मेजर करते हो, बट ये इनर्शिया मेजर करने के लिए आपके पास ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, आप ये ऑब्जर्वेशन से निकला हुआ है कि इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इट्स बॉडी। मास जितना ज्यादा होगा, अब आप इसको ऐसे ही अज्यूम कर लो ना, अगर 5 किलो का ब्लॉक है, सपोज करो इसका एम जो है 5 kg है, तो 5 kg के ब्लॉक को मे बी आप अकेले पुश कर दो। लेकिन अगर यही 100 kg का है तो शायद आप जैसे 4 लोग लगे, और अगर यही 500 kg का है तो आप जैसे शायद और ज्यादा, लगभग 20-25 लोग लगे। तो ये क्या हो रहा है? फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया बढ़ता जा रहा है। इनर्शिया क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बॉडी का मास जो है वो बढ़ रहा है। समझ में आई बात? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। तो मतलब कोई बॉडी जितनी हैवी होगी, उसको मोशन कराना, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट से उसको मोशन में ले आने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। समझ रहे हो? और अगर वो कंटिन्यू कर रही है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो आपको उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसकी पोजीशन जो है, सॉरी पोजीशन नहीं, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन जो कर रही है, उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कैसे फोर्स लगाना पड़ेगा, ये आता है आपके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल भी होते हैं, जैसे आपको डेली टू डेली लाइफ में मैं बताऊंगा कि कैसे आप करते हो। आप सपोज करो आप बस में हो, ये आपकी बस है। अब ड्राइंग की एक्सपेक्टेशन मत रखना यार फिजिक्स के टीचर से। सपोज करो ये आपकी बस है और आप इसमें कहीं यहां पे खड़े हो, छोटे से, ठीक है। होगा क्या, बस अभी मान लो एट रेस्ट है, एट रेस्ट है। जैसे ही बस मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये आपकी डेली लाइफ का ऑब्जर्वेशन है बेटा, कुछ अलग से नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो बस जैसे ही मूवमेंट करना स्टार्ट करती है, क्या होता है, आप सभी लोग हल्का सा, बस आगे जाती है और आपकी बॉडी किधर जाती है, आपकी बॉडी इस साइड जाती है, पुश करती। क्यों? क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि इनर्शिया क्या कर रहा है, आपका स्टेट जो है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। अब हो क्या रहा है, ये तो आगे जा रहा है, फोर्स तो आगे लग रहा है, फोर्स तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हो क्या रहा है कि जो बस की सरफेस है उससे आपका पैर जुड़ा हुआ है, तो ये तो आगे जा रहा है, बट आपकी जो बाकी अपर बॉडी है ये तो रेस्ट में थी, तो ये इधर मूव कर जाएगी। एक्चुअली वो उधर मूव करती नहीं है। होता क्या है कि आप होते हो ऐसे और आपका पैर जो है वो आगे मूव कर जाता है। तो जब पैर आगे मूव करेगा तो आपकी बॉडी बेसिकली ऐसे बेंड हो जाती है इस डायरेक्शन में। और सिमिलरली जब कोई गाड़ी मूव करती रहती है काफी अच्छी स्पीड से, आप उसमें बैठे होते हो ऐसे, सपोज करो आराम से बैठे हो, ये ह्यूमन है समझ लो, और जैसे ही गाड़ी पे ब्रेक लगता है तो होता क्या है, आपकी पूरी बॉडी तो मोशन में रहती है, कार के साथ आप भी तो मोशन में हो ना सर। लेकिन जैसे ही कार रुकती है, पैर रुक गया, क्योंकि पैर तो गाड़ी पे है, और बाकी बॉडी क्या होती है, तुरंत आगे की तरफ
धक्का लगता है उसको। तो यही चीज है, आप ऐसे हो जाते हो। और इसीलिए कार में सीट बेल्ट दिए होते हैं कि आपका जो इम्पैक्ट हो, आप आगे की तरफ मूव करोगे। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, गाड़ी 100 पे चल रही है और अचानक से आके रुक गई। अब अचानक से रुकेगी तो इम्पैक्ट बहुत हैवी होगा ना बॉडी का, बहुत हैवी होगा। तो इसीलिए सीट बेल्ट लगे होते हैं कि वो आपका इम्पैक्ट जो होता है उसको कम कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आप कार चलाते हैं या कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांधें। तो ऐसे ही आपको एग्जांपल मिल जाएंगे छोटे छोटे। तो ये इनर्शिया का एग्जांपल हो गया। अगले लेक्चर में हम फोर्स पढ़ेंगे। अब आपने अभी तो पढ़ लिया ना कि फोर्स ज्यादा लगेगा अगर मास ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा लगेगा, कैसे लगेगा, उस वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। तब तक बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।